हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि है अकॉर्डिंग टू दिस टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, मतलब कि जो जो कूलम्स लॉ है ये कहता है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि हमारा Q1 Q2, इसकी बीच की जो डिस्टेंस है, तो जो इन Q1 Q2 का जो वो होगा प्रोडक्ट, वो इसकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो ये जो फोर्स एक्ट होता है ये होता है लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इन दोनों की बीच में होता है केवल। ठीक है, अब देखो, लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर। ये 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और इसकी बीच के डिस्टेंस है आर। देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो इनके बीच में फोर्स एक्टिंग होगा जैसा कि अभी कूलम्स लॉ में पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, और टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो इसमें क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो वो हमारे यहाँ पर क्या कांस्टेंट? के। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 हमारे चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, और आर हमारी क्या है? डिस्टेंस इन दो चार्जेस के बीच की, और के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर इसमें फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमारी मीटर है जो कि हम आर से कर रहे हैं, और यूनिट ऑफ चार्ज जो Q1 Q2 है वो हमारी कूलम है, एंड बोथ द चार्जेस आर इन वैक्यूम, और ये दोनों जैसे जो चार्जेस हैं इनके आसपास कोई मीडियम होगा। अगर वो मीडियम वैक्यूम या एयर है, देन वैल्यू ऑफ के, तो जो ये कांस्टेंट है हमारा के, इसकी वैल्यू आई है हमारी 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे जो कूलम की डेफिनेशन है वो क्या आएगा? नाउ 1 कूलम इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज है Q1 Q2 इन वैक्यूम और एयर, रिपेल्स इट विद अ फोर्स ऑफ, और ये हमारा फोर्स क्या है? 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो क्योंकि ये जो वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू ये वाली यूज़ नहीं करते हम, 1 माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं, जो कि है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर। 1 माइक्रो कूलम क्या है? 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब अगर हमारे चार्जेस, इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, देन फॉर कन्वीनियंस के इज रिटन एज, जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था के, वो उसको हम लिखते हैं 1/4πε0। ये जो है टर्म, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन जीरो। ये किसके बराबर है? ये कांस्टेंट के बराबर। तो जब ये के की वैल्यू जो कि ये हमारी आई है 1/4πε0, वैल्यू रख देंगे फोर्स वाले फॉर्मूले में, तो क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये हमारा टर्म है एप्सिलॉन जीरो, इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब बात आती है इसके डायमेंशन की। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0। ठीक है, अब देखो जो हमारी के की वैल्यू थी वो क्या थी, मतलब जो यूनिट थी वो यही तो थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही तो थी। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन क्या हमारा? फोर्स, फोर्स के डायमेंशन क्या? MLT-2। ठीक है, मीटर L
क्योंकि स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, और क्योंकि ये कूलम हमारा क्या है चार्ज, और ये इसका स्क्वायर है तो क्या हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस का 2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो और यहाँ पे एक एल ये है और 2 एल ये है, तो 3 एल हो गए। तो देखो एम तो एम हो गया, एल 3 हो गए, टी हमारे हो गए, ये ऊपर चला गया तो माइनस का 4, तो टी हो गया हमारे टोटल -4, और ए हमारा ये नीचे था ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ए क्या हो गया -2। ठीक है, यहाँ पे एम तो आपको पता ही है ये मास से है, एल हमारी लेंथ है, टी हमारा टाइम है, और ये हमारा एम्पियर है जो कि करंट की यूनिट है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया ml3t-4 a-2। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू की बात करते हैं, तो जो इसका फॉर्मूला था वो था 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये इधर चल जाएगा तो ये जो वैल्यू है नीचे आ जाएगी, तो एप्सिलॉन 0 क्या होगा 1/4 इंटू 9.0 इंटू 10⁹। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 3.14, तो ये हो गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये नीचे न्यूटन था ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, नीचे मीटर था प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का, और ये क्योंकि नीचे का था तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। इसको सॉल्व करने के बाद तो जो इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और ये इसका डायमेंशन भी याद रखना है, क्योंकि अभी आगे हम और जो इस चैप्टर को और अभी आगे बढ़ाएंगे तब हमें उसके बाद इसका डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी और डायमेंशन को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन। पहले हमने के का निकाला था, अब एप्सिलॉन 0 का। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने क्या निकाला था 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², ये था। तो देखो यहाँ से एप्सिलॉन 0 ऊपर चल जाएगा तो फोर्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या आ गई Q1 Q2 अपॉन 4πfr²। अब Q1 क्या है हमारा, ये Q1 होता है हमारा, इसका डायमेंशन है AT। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो मैंने डायरेक्ट कर दिया a² t²। ठीक है, 4 हमारा कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन होता नहीं, पाई भी हमारा कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन है नहीं, तो फोर्स का डायमेंशन हमने लिख लिया mlt-2 और r² का l²। ठीक है, तो वही m नीचे था अकेला, माइनस में आ गया ऊपर, m-1 l-3 हो गया, ये 2 3 ऊपर चले जाएगा माइनस में, t4 का हो गया, 2 t ये और ये भी ऊपर चलेगा t4 और ये 2 हो गया। ये जो डायमेंशन है ये सेम के डायमेंशन का अपोजिट है, मतलब के का डायमेंशन यही तो था ml3t-4 a-2। ठीक है, तो देखो ये एकदम सेम इसका अपोजिट है, और जो इसकी यूनिट है वो है पर kg पर मीटर क्यूब सेकेंड की पावर 4 और एम्पेयर हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि इसके जो इसका सराउंडिंग मटेरियल है वो वैक्यूम या एयर है, पर अगर इसका सराउंडिंग मटेरियल वैक्यूम नहीं है और ना ही एयर है तो जो ये टर्म है ये हो जाता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε/r²। अब जीरो नहीं लगाते हम, इस ये जो कॉन्स्टेंट ये जो टर्म है एप्सिलॉन, इसमें ज़ीरो नहीं है, ये देखो इसमें ज़ीरो नहीं है, ये याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन आता है इससे। हेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू वो क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जबकि पीछे जो एप्सिलॉन 0 था उसकी क्या वैल्यू थी, उसकी थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एयर के लिए जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर होता है किससे, एप्सिलॉन 0 से, स्लाइटली लार्जर देन एप्सिलॉन 0, इक्वल नहीं होता, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसी सेकंड पॉइंट हमारा
जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं एयर के सिवाय, जैसे ग्लास हुआ, उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है के आर एप्सिलॉन 0। के यहाँ पे हमारा अब दूसरा कांस्टेंट आ गया जो कि डायमेंशनलेस है। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो दूसरा, जो ये कैपिटल के है, के जो वहाँ पे था वो था स्मॉल के। ठीक है, तो अब क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, तो फोर्स का जो अभी हमने फॉर्मूला करा था उसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन की। तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यही वाली वैल्यू रख दी। यहाँ पे पहले एप्सिलॉन था ना, मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। अब मीडियम वैक्यूम नहीं है, ना ही एयर है, अभी दूसरा मीडियम है कोई भी, उसमें फॉर्मूला ये। तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जो ये के की वैल्यू होती है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और याद रखना ये कैसा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो देखो कूलम्स लॉ है हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ है जो हमारा वो भी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है। देखा जाए तो ये दोनों सेम है एक तरीके से, ये चार्जेस के लिए, ये मासेस के लिए, दोनों सेम ही है, पर इनके बीच में 3 मेन डिफरेंसेस है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स में बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पर वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। वो दो बॉडीज के बीच में काम करता है अट्रैक्शन के लिए, जबकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि जब वैक्यूम था तो एप्सिलॉन 0 था, उसकी वैल्यू अलग है, और जब वैक्यूम नहीं है कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन है जिसकी वैल्यू अलग है। तो इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो डिपेंड्स अपॉन क्या है, मीडियम, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, 10th 11th में पढ़ा था हमने। ठीक है, जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है वो है जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी दो बॉडीज हैं, जैसे कि हमारे दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो 10⁻46 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कूलम एज अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।